हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं साजिद गोंदल, जिनके बारे में हमने गुज़िश्ता 2 रोज़ भी बात की। गुज़िश्ता जुम्मे को वो अगवा हुए थे इस्लामाबाद से और वो अब बाजियाब होने वाले हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ताहम ये अभी ट्वीट कर दिया कि आई एम बैक, और मेरे दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई। मगर इस वक्त आने से पहले मेरी उनके घर जब बात हुई तो SHO शहजाद टाउन उनके घर पर मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया है कि कुछ ही देर में उनको किसी जगह छोड़ा जाएगा, जहाँ से फिर SHO साहब जो है पुलिस उनको लेकर के घर आ जाएगी। यानी अभी तक वो घर पहुँचे नहीं हैं। अच्छा, उनकी फ़ैमिली ने बहुत आवाज़ उठाई। कल हमने उनकी वालदा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो उन्होंने दुहाई दी थी वो भी आपको सुनवाई थी। आज वज़ीर आज़म हाउस के बाहर भी उन्होंने एहतजाज किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर ज़राए की ख़बरें ठीक हैं तो कि साजिद गोंदल कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाएंगे, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। जो फिर इस बात पे बात होगी कि अगर वो बोलते हैं कि उनको किसने अगवा किया था और वो कहाँ रहे इतने दिन, उनके साथ क्या हुआ, आपको आगाह करेंगे। ये भी हो सकता है, जाहिर है कि हाँ, मतलब अक्सर बंदा सौदा लेने जाता है और घर का पता भूल जाता है, तो 3-4 दिन बाद भटक के वापस आ जाते हैं। कुछ दाग लगे हुए होते हैं, बट यू नो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सही कहा जाता है। बिल्कुल जी। और वुसत साहब, आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे या हम अगली स्टोरी की तरफ चलें? अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। और अगली स्टोरी जो है वो अगरचे थोड़ी सी कुछ दिन पुरानी है, लेकिन ऐसी स्टोरी है कि जब ये सामने आई तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दाब ली कि ये क्या हो गया। आपको याद होगा कि जून 2017 में एक फुटेज आई थी कोयटा के GPO चौक की, कि एक तेज रफ्तार लैंड क्रूजर जो है वो आ रही है और चौक पे एक ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। वो तेज रफ्तार लैंड क्रूजर जो है उसे उड़ाती हुई अपने साथ ले गई और बाद में वो जो कांस्टेबल था जाँ बहक हो गया। और जो FIR दर्ज हुई उसमें एक नाम आया पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक रहनुमा और उस ज़माने में बलूचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबरा अब्दुल मजीद अचकज़ई का। अब पिछले हफ्ते हुआ ये कि अचकज़ई साहब को बावजूद इसके कि फुटेज मौजूद थी, मीडिया नाम ले रहा था, FIR में उनका नाम था, उनको नाक़िस सबूत की बुनियाद पे बरी कर दिया गया एडिशनल सेशन जज की अदालत में। मैंने फैसला पढ़ा, ज़रा शायद आपने और मुबश्शिर आपने भी डेफिनेटली 29 सफ़हात का है। अगर आप उसे गौर से पढ़ें तो एक बड़ी ट्रेजिक सूरत हाल सामने आती है कि तमाम तर शवाहिद के बावजूद कुछ इस तरह नाक़िस अंदाज में इस्तग़ासा जो है उसने केस पेश किया कि जज गालिबन उसके पास या तो मजबूर हो गया या क्या वजह थी कि उसको अब्दुल मजीद अचकज़ई को बरी करना पड़ा। फैसले के मुताबिक इस्तग़ासे ने 6 ऐनी गवाहों समेत 20 गवाह पेश किए। उनमें से जो 4 अहम गवाह थे वो बाद में अपने बयानात से फिर गए, यानी हॉस्टाइल विटनेस करार दिए गए इस्तग़ासे की जानिब से। ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह जो हैं उनका बयान कलमबंद नहीं हो सका, इसलिए कि वो शदीद ज़ख्मी थे और फिर उनकी मौत हो गई। जो मेन मुलजिम हैं अब्दुल मजीद अचकज़ई, उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया और 340 CPC के तहत अपना हलफिया बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवाया और ना ही अपनी तरफ से गवाहान पेश किए। जो FIR दर्ज हुई वो पुलिस कांस्टेबल है आसिम अली, उसकी मुद्दत में FIR में किसी का नाम नहीं है, इनिशियल में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अलबत्ता अगले दिन इजाफी बयान में अब्दुल मजीद अचकज़ई का नाम आसिम अली के बयान का हिस्सा बना। नीज़ आसिम अली ने अदालत में मजीद अचकज़ई को पहचान लिया। जो गवाह नंबर 2 है साइकिल सवार अब्दुल गफूर, जो कि इस लैंड क्रूजर से हिट हुआ, वो भी जख्मी हुआ। उसने अपने बयान में कहा कि जब उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया तो वहां एक सार्जेंट ने उसे बताया कि
तुम्हें जो है मजीद अचकज़ई की जो गाड़ी है उसने हिट किया। और इस गवाह ने अपने बयान में बहरहाल उसके बावजूद अचकज़ई का नाम नहीं लिया और ना ही अदालत में मुलजिम को शनाख्त किया, हालांकि उसका जो बयान है वो इस वाक़े के 5 महीने बाद कलमबंद किया गया था, उसके बावजूद उसने नाम नहीं लिया। गवाह नंबर जो 3 था, जो 2D का ड्राइवर था जिसकी गाड़ी भी हिट हुई इस लैंड क्रूज़र की वजह से, उसने भी जो है वो नहीं ठीक से बता सका कि गाड़ी मजीद अचकज़ई चला रहे थे या कोई और चला रहे थे। इस तकाज़ा ने उन्हें भी हॉस्टाइल विटनेस करार दे दिया और बकौल उनके हादसे के बाद मजीद अचकज़ई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बख्तियार कोई साहब, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो है ये अचकज़ई साहब की है और हम तुम्हें इस गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला दे देंगे। गवाह नंबर जो 4 था, उसने जो है वो है जो जाँ बहक होने वाले कांस्टेबल हैं उनके भाई इनायतुल्लाह। उन्हें वायरलेस पे बताया गया कि जिस गाड़ी ने आपके भाई को हिट किया है वो अब्दुल मजीद अचकज़ई की गाड़ी है, लेकिन उन्होंने भी अपने बयान में अचकज़ई साहब का नाम शामिल नहीं किया और ना ही अदालत में उन्होंने पहचाना। इसके बाद जनाब आ जाते हैं गवाह नंबर 4 हो गए। गवाह नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों जो हैं अब्दुल समद अचकज़ई के गार्ड्स हैं और उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक अचकज़ई तो जाए वक़ूआ पे मौजूद ही नहीं थे। वो उस वक्त असम्बली के प्रेमिसेस में किसी से मुलाकात कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी जो ड्राइवर ले गया था उसका हादसा हो गया है GPO चौक पे, तो उसके बाद वो वहाँ पहुँचे, लिहाजा उनका गाड़ी में होना नहीं बनता। अच्छा, गवाह नंबर 9 मोहम्मद अनवर जो हैं उन्होंने भी यही कहा। गवाह नंबर 9 जो हैं, गवाह नंबर 10 कांस्टेबल अली नवाज, वो GPO चौक के करीब ड्यूटी पे थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने हादसे के वक्त 3 गनमैनों और एक लैंड क्रूज़र से सफ़ेद शलवार कमीज में उतरने वाले शख्स को एक कार में बैठ के जाते हुए देखा और ये सफ़ेद शलवार कमीज वाला शख्स जो है वो मजीद अचकज़ई के तौर पे उन्होंने शनाख्त कर लिया। ये भी पुलिस का बंदा है। एक और पुलिस कांस्टेबल है अरसला खान, उसने अपने बयान में कहा कि अचकज़ई लैंड क्रूज़र से उतरे और उनके साथ 2 गनमैन थे। एक पुलिस वाले ने कहा 3 गनमैन थे, एक ने कहा 2 गनमैन थे। हाँ, कांस्टेबल आसिम अली ने FIR में, मैं पहले बता चुका हूँ, मुलजिम का नाम नहीं लिया और ना ही ड्राइवर को नामजद किया, हालांकि जो मुलजिम हैं बकौल आसिम अली ने जो FIR में नाम दिया वो 15 मिनट तक जाए हादसा पे रहे, उसके बावजूद पुलिस ने ना अचकज़ई को गिरफ्तार किया ना उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। अच्छा, अगले रोज बकौल अदालती फैसले के जो आसिम अली हैं उन्होंने बाहमी सलाह मशवरे से गालिबन और TV चैनल्स की रिपोर्टों की रोशनी में मजीद अचकज़ई का नाम जो है वो FIR में अपने बयान में शामिल करवाया, जो कि कानून शहादत जो है उसकी खिलाफ वर्जी है बज़ाहिर। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी, ये नाक़िस सबूत थे, गवाहों के बयानात में हल्का फुल्का जो भी है समझ लें तज़ाद था, लिहाजा अचकज़ई साहब जो हैं वो बरी हो गए। फैसले में ये भी कहा गया है कि 302 क्यों लगाई गई ये बात समझ से बालातर है, जबकि ये हादसा था, सोचा समझा कत्ल नहीं था। ठीक है, बिल्कुल। इसमें 2-3 चीज़ें और भी थी। एक CCTV फुटेज का जियो की बहुत जिक्र रहा कि उस CCTV फुटेज में ये बताया गया था कि मजीद अचकज़ई साहब खुद ड्राइव कर रहे हैं और उस वक्त उनके हाथ में फ़ोन भी था, मगर वो चीज़ भी काबिल कबूल नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह किया कि ना इस केस में शनाख्त परेड हुई, ना इस केस में इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया गया मजीद अचकज़ई साहब का, तो जाहिर है यही होना था। लॉ ऑफ एविडेंस को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ये मेरा ख्याल है कि केस नहीं है ये, बल्कि केस स्टडी है जो आगे जा कर के बहुत से ऐसे लोगों को फ़ायदा देगा जो सड़क पर हिट एंड रन केसेस होते हैं। उसमें डिपेंड भी करता है कि कौन हिट कर रहा है और कौन रन कर रहा है ना सर। सही बात है, आधी गेम तो ये होती है ना।
तो जनाब वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आज की टॉप स्टोरी पर भी बात करेंगे वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि या तो पानी की किल्लत रहती है, हम हमेशा प्रोग्राम कर रहे होते हैं और हुकूमती सतह पे भी बात कर रही होती है कि पानी को कंजर्व करना है, पानी की सप्लाई पाकिस्तान में कम हो रही है। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़ में शुमार होता है। लेकिन दूसरी जानिब जब पानी आता है बारिश की शक्ल में तो इतनी तेज़ी से आता है कि हमारे से संभाला नहीं जाता और फिर आप देखते हैं कि पूरे खेत डूब जाते हैं, पूरी बस्तियां डूब जाती हैं और बड़े बड़े शहरों में जैसे कराची में पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा शहर डूब जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या हम एक अज़ाब को इस्तेमाल करके पानी को बचा के हम दूसरे अज़ाब से बच सकते हैं या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ रेन वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2017 की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में जो बारिश हुई थी, और आपको पता है कि बलूचिस्तान में पानी का बहुत एक बड़ा क्राइसिस है, 1 मिलियन एकड़ फीट पानी आया था थ्रू रेन्स और मुश्किल से 15 से 20% भी कंजर्व नहीं हो सका। और आप सोचें कि इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जो एक तरह से, एक लिहाज से ज़ाया हो रहा है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ही बात करेंगे। और पहले एक खुशखबरी से शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये हो नहीं रहा, मसला सिर्फ ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके में अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा है। जी मुबशिर। और जो मिसाल हम देने जा रहे हैं वो है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एंड इंडस्ट्रीज़ की। बड़ा चैम्बर है, सबको पता है। वहाँ के एक चेयरमैन हैं, उनके वाटर रिसोर्स कमेटी है, जिन्होंने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक रेन हार्वेस्टिंग का मंसूबा शुरू किया। और वो ये कहते हैं कि ये वन ऑफ इट्स काइंड है, पहली ग्रीन चैम्बर है पूरे पाकिस्तान में। तो उन्हीं से सुन लेते हैं। तलत साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो कि चेयरमैन वाटर रिसोर्स कमेटी है। तो हमारे कैमरामैन जो है इश्तियाक भट्टी को हमने भेजा कि जनाब जाकर के उनका इंटरव्यू करें। तो तलत साहब से फिर हमने पूछा कि इस मंसूबे के बारे में हमें बताएं। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हम आज बात कर रहे हैं। इसमें तो सबसे पहले जो मेरे पाकिस्तान में इस वक्त जो पानी के हालात हैं वो हम सब लोगों को ऑलरेडी पता है, और बिलखसूस पूरे पाकिस्तान के अलावा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की पोजीशन है, यहाँ तो पानी की सतह जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। एक वक्त था जब मेरा पानी की फील्ड से ताल्लुक़ है, मेरी ड्रिलिंग कंपनी है जी, उसमें हम लोग पिछले 20-25 साल से ड्रिलिंग करते हैं। और 92 में वाटर लेवल था तकरीबन 72 फीट, जो कि अब तकरीबन 270 पे चला गया। और खुदा न खास्ता अगर नंबर ऑफ़ वेल्स और बढ़ते रहे और इसी तरीके से हम वेल ड्रिल करते रहे तो खुदा न खास्ता अगले 5 सालों में पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो जाएंगे सारे वेल्स, और हम पानी के लिए फिर अल्टरनेट हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम दोबारा वेल्स को रिचार्ज कर सके। तो उस सिलसिले में मुझे तो ख्वाबों में भी आता है कि यार किस तरीके से, क्योंकि मैंने पानी की फील्ड से बहुत अर्न किया है और अब मेरे ये ड्यूटी बनती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इस सिलसिले में मैं अपनी सर्विसेज पेश करूं। तो मैंने अपने आप को 5 साल के लिए मज़ीद इस पर एज वॉलंटियर अपने आप को पेश किया है रावलपिंडी चैम्बर में, और हमने ये सोचा कि क्यों ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया जाए। और उसके साथ साथ जो इससे भी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पानी को हमने अपने टैंक्स में तो कंट्रोल कर लिया जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी आपकी गार्डनिंग के लिए, और उसके अलावा कार वॉशिंग वगैरह के लिए और कोई भी वॉशिंग। वेयर एज कि हमें पानी जो आए दिन डिप्लीट हो जा रहा है, एनुअल जो है तकरीबन 10 फुट के करीब हमारा पानी ज़ेर ज़मीन नीचे की सतह की तरफ जा रहा है। तो हमने ये सोचा क्यों ना इस पे एक रिचार्ज सिस्टम भी लगाया जाए। ये बड़ा सिंपल है और बड़ा कॉमन है, हर बंदा हर घर में हर इदारा अपने ऑफिस में ये इंस्टॉल कर सकता है, जिस पे बहुत कम इस पे खर्चा आता है। मेरे ख्याल से अब हमने जो चैम्बर में किया है तकरीबन 1,50,000 रुपये में हमने अपने चैम्बर का सारा पानी, अब रावलपिंडी चैम्बर का एक ड्रॉप भी
चैम्बर की बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रहा। हमने टोटल अपने टैंक्स लगा लिए। टैंक्स के बाद हमने जो पानी हमारा एक्स्ट्रा है जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको हमने एक सोक वे पिट बनाया जी, उसमें ये फिल्टर मीडिया डाल के और नीचे एक वेल ड्रिल कर लिया तकरीबन 120 फीट पे। अब जब 120 फीट पे पहुंच गया तो एक प्रॉपर एक्वेफर होता है वहाँ पे जहाँ पे हमने पानी को ड्रेन करना था। उस वेल को ड्रिल करके उसमें हमने ग्रेवल्स पोर कर दिए, एक फ़िल्टर मीडिया क्रिएट कर दिया। अब हमारा एक्स्ट्रा पानी जो कि हमारे सिस्टम से, हम आपको सिस्टम भी दिखा देंगे कभी आप लाएंगे तशरीफ, तो उसमें वो पानी जो एक्स्ट्रा था वो पानी हमने सारा रेन वाटर सोक वे पिट के ज़रिए से वेल के अंदर पोर कर दिया। और तकरीबन हम 1 घंटे में हमने कैलकुलेट किया है, जो एवरेज तकरीबन 25 मिलीमीटर बारिश हुई तो हमने 700 गैलन 1 घंटे में गया। और इस हिसाब से अगर हम लगाएं तो मोर और लेस हम साल में तकरीबन 3 लाख गैलन इसमें ड्रेन कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे ऑलरेडी जो वाटर वेल्स हैं, ख़ास करके जो हैंड बोर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, उन पे बहुत पॉजिटिव अफेक्ट आएगा। और वाटर लेवल डे बाय डे, अगर हम सारी बिल्डिंग्स को, आपको पता है जैसा कि पिंडी इस्लामाबाद एक कंक्रीट सिटी बन चुका है, उसके अंदर जितना भी रेन वाटर है वो टॉप फ्लो करते हुए रोड्स के और नालाज के ज़रिए निकल के सवा में और उसके बाद ये रिवर से फिर समंदर में जाता है। तो अगर हम ये इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लें और अपनी हर बिल्डिंग, हर घर में, मैं तो अदा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर जो भी है वो इसको मैंडेटरी करें जी। और मैंडेटरी करने के बाद इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करें ताकि ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान में लगे और इस तरह से हम अपने वाटर लेवल को दोबारा से रेज कर सकें। मज़े की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि कम से कम 25 ऑर्गेनाइजेशंस ने रावलपिंडी इस्लामाबाद की इनको कांटेक्ट किया है और कहा है कि हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट जो है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो एक मॉडल है और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ गेस्ट को। सीमी कमाल साहिबा, चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन, और वाटर रिलेटेड इश्यूज़ पर बहुत गहरी नज़र है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया और अभी पाकिस्तान में काम किया है। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं कि ये तो एक प्रोजेक्ट है, किस हद तक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, और क्या तरीके हैं बारिश के पानी को बचाने के। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। बारिश के पानी को कैसे बचाया जा सकता है? अभी ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो अपनी बिल्डिंग के अंदर एक सिस्टम बनाया है, और हमारे साथ है सीमी कमाल साहिबा, चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन एंड अ वाटर एक्सपर्ट। तो सीमी साहिबा, मुझे बताएं, ये जो हमने मॉडल देखा है, अब जाहिर है ये एक शहरी मॉडल है, एक अर्बन मॉडल है, और रावलपिंडी में चले वो तो वैसे भी रेन फेड एरिया ही है, बारिश भी ज़्यादा होती है। किस हद तक ये एक हाउस होल्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कुदरत ने एक पानी का जो निज़ाम बनाया है उसको अगर हम तोड़ते हैं ना तो फिर उससे मसले पैदा होते हैं। ठीक है, तो जो एक आबी दायरा है उसमें ये होता है कि जब पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, फिर पानी अपनी सतह ढूंढता है तो वो समंदर तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसमें वो सतह के ऊपर भी बहता है और सतह के नीचे भी होता है। अब उसके अंदर ये है कि जब हम शहर की आप बात करें, अब शहर में हमने कंक्रीट बिछा दिया, बिल्कुल ठीक है, जब कंक्रीट बिछा दिया तो जब बारिश हुई तो पानी वो कंक्रीट पे गिरा, वो भाप बन के चला गया, वो अंदर ही नहीं गया। जब वो अंदर नहीं गया और जब उसको ज़मीन ने जज्ब नहीं किया तो फिर ज़मीन के अंदर जो एक्विफर का जिक्र हो रहा था, फिर वो एक्विफर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है और पानी, जैसा वो बता रहे थे, पानी की सतह नीचे होती चली जाती है। उससे ये होता है कि जो अगर पथरीली ज़मीन है या जैसी भी ज़मीन है वो फिर भुरभुरा जाती है, फिर वो टूटने लगती है, फिर उसके बहुत सारे मनफी असरात होते हैं। तो अब इस सूरत में अब ये सोचना है कि जब हम शहर पे शहर बनाते चले जा रहे हैं और लोग पानी भी निकाल रहे हैं, उनको अच्छा पानी नहीं मिल रहा तो वो खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, तो उस पर जब सतह नीचे जा रही है तो उसको कैसे रोकें हम? तो जब बारिश आ रही है तो आम तौर पे ये होता है कि किसी न किसी तरह से समझ लीजिए कि गटर बना दिए जाते हैं ऊपर की तरफ छतों पे, उस पर स्लोप बनाई जाती है। उससे जब वो जो गटरों में पानी आता है, मैं वो अंग्रेजी के गटर की बात कर रही हूँ, समझ गए ना? मतलब तो ऊपर से वो कुछ रास्ता बनाते हैं पानी को के जाने का,
उसके बाद फिर वो वहाँ से पाइप के ज़रिए या कभी कभी तो सिर्फ एक जंजीर लगा देते हैं, वो जंजीर से ही पानी बहने लगता है और वो फिर थोड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, बस उसके अंदर पानी चला जाता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो इस तरह से है कि अगर पीने के लिए पानी निकाल रहे हैं तो कुछ पानी वापस डाला जाता है। और दुनिया के बहुत से शहर हैं जहाँ पे ये करना बड़ा ज़रूरी है और उसकी बड़ी कानूनी हैसियत है। अगर आप नहीं करते तो आपको सज़ा भी मिल सकती है। जैसे चेन्नई शहर है और हाँ भारत में है, उसका मद्रास नाम होता था पहले। तो मैं अपने पानी के काम के सिलसिले में वहाँ जाती रही हूँ। तो उधर क्या हुआ कि वहाँ पे एक खातून थी, उनका नाम भी मुझे याद है, उनका नाम था चंद्रा गरियाली और वो बड़ी अच्छी सोच रखती थी। तो उन्होंने फिर ये कानून बनवाया चेन्नई शहर के लिए कि जिसको भी पीने का साफ़ पानी चाहिए उसको पहले अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगानी है। जो नहीं लगाएगा उसको पाइप से पीने का साफ़ पानी नहीं मिलेगा, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। तो लोगों को बनाना पड़ा। तो हर घर में जो वो पानी आता था उससे वो अपने घर का बाकी निज़ाम चलाते थे और पीने का पानी पाइप में आता था। वहाँ पे कुछ और मसले भी हुए। ये भी हुआ कि जो उसके आसपास जहाँ खेती बाड़ी होती थी तो वहाँ पे जब शहर में पानी कम होने लगा तो लोगों ने वो पानी वहाँ ले लिया, तो वो खेती बाड़ी भी तबाह होने लगी। वो एक दूसरी कहानी है, लेकिन बहुत से शहरों में ऐसा होता है और मौके की मुनासबत देख के क़वानीन भी बदलते रहते हैं। मसलन हम हर बात में इंग्लिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि जब कभी ड्राउट आता है, और अब आने लगे हैं ड्राउट, एक ज़माने में तो रोज़ बारिश होती थी, हाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से जब आने लगी है तो जब वहाँ पे हल्का फुल्का ड्राउट जैसे हमारे यहाँ होता है वैसा नहीं, वो फ़ौरन कानून लागू हो जाता है कि गाड़ियाँ नहीं धो सकते, प्लांट्स को पानी नहीं दे सकते, पाइप से पानी नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें अगर छोटी छोटी हम करना बंद कर दें तो उससे हम काफ़ी पानी की बचत कर सकते हैं। लेकिन मसला काफ़ी पेचीदा है, तो सिर्फ एक काम करने से नहीं होगा, हमें 1 2 3 4 5 काम एक साथ करने हैं। कुछ सरकार को करना है, कुछ मुझे और आपको करना है, कुछ दूसरे इदारों को करना है। तो ये है कि अभी जो हमने देखा था, जो पिंडी में देखा, उन्होंने बड़ा सही किया है, क्योंकि पिंडी का जो इलाका है वो बारानी है, यानी उसमें सारा पानी बारिश से आता है और वहाँ पे कोई नहरों वगैरह का निज़ाम नहीं है। और वहाँ पे अगर पानी की सतह इतनी तेज़ी से नीचे हो रही है तो अब तो ये भी नहीं होगा ना कि ऊपर से नहर चल रही है तो उसमें से कुछ पानी निकल गया तो वो पहुंच गया, ऐसा नहीं है। तो ये करना बड़ा वहाँ लाजमी था। मेरा तो ख्याल है कि अगर इन्होंने ये काम शुरू किया है तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फिर कानून बनाएं, हर घर में लगवाएं, हर स्कूल में लगाएं, हर बिल्डिंग में लगाएं, तो तभी काम चलेगा। तो आपने कोई ऐसी एफर्ट की कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जाए कि हुकूमतें भी सोचें इस बारे में? 40 साल से लगे हुए, अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता। दूसरे मुल्कों से अवार्ड्स मिल चुके हैं, दूसरे मुल्क सुन चुके हैं, मैंने पूरी दुनिया में काम किया है, लेकिन अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता। जब ये वाटर पॉलिसी का काम है, हम लोगों ने एक सिटीजन्स वाटर पॉलिसी बनाई थी हिसार फाउंडेशन ने। हम लोग तंग आ चुके थे सुन सुन के कि पॉलिसी बन रही है, उसके अंदर ये सब कुछ है, कंजर्वेशन भी डाला है। देखिए पॉलिसी जो होती है ना वो एक लंबी बस एक फहरिस्त नहीं होती कि सारे काम करने हैं। आपको सोचना होता है कि एक वक्त, एक मुद्दत के अंदर कितना काम हमें करना है, कौन सी 4-5 चीज़ें करनी है, उस पर क्या लागत आएगी, कौन क्या करेगा, कौन सा इदारा क्या करेगा। तो एनीवे हम लोगों ने एक बनाई थी 2016 में, फिर हमने सबको भेजा, वाटर मिनिस्ट्री को भी भेजा। उसके अंदर इन चीज़ों का काफ़ी तवालत के साथ जिक्र है। और ये भी नहीं ऐसे, वो तो मेरा ख्याल है बुलाना भी नहीं चाहते थे, अक्सर जगह तो हम लोग खुद ही ज़बरदस्ती घुस जाते थे। बहरहाल ये पॉलिसी है, हाँ ये लो ये ले, बहरहाल कुछ उन्होंने किया। फिर जब सरकार की अपनी पॉलिसी आ गई, अब उस पॉलिसी में एक वाटर काउंसिल है जिसके चेयर हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके अंदर 5 इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होने हैं बाकी इदारों के अलावा। आई थिंक उसकी एक मीटिंग हुई थी, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शोर किया था, उसके बाद से तो कोई अभी तक मीटिंग भी नहीं हो पाई है। और फिर ये है कि वो उसका फ्रेमवर्क हम लोगों ने बना के दिया था, क्योंकि वो भी एक फहरिस्त है और बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है। तो कोशिश तो करते हैं हम लोग, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं सुनता, कुछ लोग सुनते भी हैं। वहाँ पे फ्लड कमीशन में 1-2 लोग थे, उन्होंने कई साल हमारे साथ काम किया, लेकिन गाड़ी वहीं रुकी हुई है, गाड़ी आगे नहीं चलती। वक्फा लेना है और वक्फे के बाद गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं सीमी कमाल साहिबा से अबाउट वाटर कंजर्वेशन। और सीमी साहिबा, अभी शहरों की तुमने बात की, चले वो अपनी जगह, थर और चोलिस्तान जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसी की जा रही है
और इसको बेहतर इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत कभी कभार बारिश होती है, कभी कभी 3-3, 4-4 साल नहीं होती। इस वक्त बहुत हरा भरा है, लेकिन ऐसा आमतौर पे नहीं होता। तो उनके यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर शादी की बात होती है तो वो कहते हैं हम शादी उस वक्त करेंगे जब हम इतना पानी जमा कर लें कि लोगों को पिला सकें। उनके यहाँ ऐसा होता है कि हर घर में एक अंडरग्राउंड टैंक, उसको टोंका कहते हैं, अंडरग्राउंड होता है वो, और वो ऐसी हल्की सी स्लोप होती है, उसके नीचे होता है और एक ऊपर चिमनी जैसी निकली होती है और उसमें स्लैड्स बने हैं, तो उससे वो एरेशन होती रहती है और ऑक्सीजनेशन होती रहती है। तो जब बारिश होती है, चाहे वो 1-2 घंटे के, उसमें वो सारा पानी अंदर चला जाता है, उस पर बाकायदा ताला लग जाता है, लाइक ट्रेजर, बिल्कुल ताला लग जाता है, फिर वहाँ से वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें थोड़ी इनोवेशन ये थी कि हमारे बहुत से दोस्त हैं घर में, मैं खुद वहाँ कोई 25 साल से काम करती रही हूँ, तो एक इनोवेशन ये किया था कि एक हर मोहल्ले में या हर विलेज में समझ लें एक और पॉन्ड बन गया जो इन छोटे टोंकों से बड़ा था, और फिर कई विलेजेस के बीच में उससे बड़ा एक पॉन्ड बना दिया। तो जब बारिश हुई तो सब भर गए। तो पहले ही वक्त जो सबसे बड़ा पॉन्ड है उसको इस्तेमाल किया, उसका पानी, उसमें हम लोगों ने फ़िल्टर प्लांट भी लगा दिया था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था और उसमें गंदगी आती रहती थी। उसके बाद जब वो पानी ख़त्म हो गया तो फिर वो नंबर 2 लेवल पे जो था उसका पानी इस्तेमाल हुआ। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर घरों में जो ताले लगे हुए थे टोंके, फिर वो ताले खुले और वो इस्तेमाल हुआ। तो ये अगर 7-8 महीने, कभी साल भी चल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। और फिर ये है कि जब काश्तकारी की जाती है तो हमारे यहाँ तो हम तो फ्लड वाटर में करते हैं ना, अब सालों से बात हो रही है कि उस तरीक़ेकार को बदला जाए। अभी भी बहुत से इलाके पाकिस्तान में जहाँ पे पुराने तरीक़ेकार होते हैं, कच्चा घड़ा ले लें, उसमें पानी डाल के रख दें, आहिस्ता आहिस्ता पानी रसता रहता है, उस पर पूरा दरख्त पल जाता है। इस तरह के बहुत सारे और तरीके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा एक असासा है जिसे कहते हैं फोक विजडम का, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और बात ये हो रही थी, आप तो पानी की हार्वेस्ट की बात करिए, मैं तो कह रही हूँ कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो भी हार्वेस्ट हो सकता है। मैं करती हूँ अपने घर में, अभी नहीं कोई 20 सालों से। उसमें यह है कि जब आप एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो उससे जो कूलनेस होती है, उससे कंडेंसेशन होता है, तो वो अगर आप छोड़ दें तो वो कंक्रीट पे गिरता है, दोबारा भाप बन जाता है। लेकिन आप अगर उस पानी को जब वो गिर रहा है, एक पाइप लगा के जेरी कैन में, बाल्टी में भर लें, उसको इस्तेमाल करें। मेरे घर में 200 पॉट्स में गार्डन है, वो यही पानी इस्तेमाल होता है। तो मॉइस्चर तक हार्वेस्ट किया जाता है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बहुत सारी जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं दिन में और रात में, डेजर्ट एरियाज़ में ख़ास तौर पे, तो उन इलाकों में जब लोग रहते हैं तो वहाँ पे अगर आप किसी किस्म की मेटल सरफेस या कोई और सरफेस बना दें तो इस टेम्परेचर चेंज की वजह से कंडेंसेशन होती है, वो पानी जमा हो जाता है। लोगों ने कुछ बिल बोर्ड्स लगाए हुए हैं इस तरह के कि उसके नीचे से एक पाइप लगा हुआ है, उसका पानी बचता है। बहुत कुछ हो सकता है। और वो देखिए, पानी सिर्फ कंजर्वेशन नहीं है कि एक दफ़ा बचा लिया, उसको बार बार इस्तेमाल करना है। दुनिया के छोटे छोटे शहर या बड़े शहर भी ऐसे हैं जिसमें 17, 18, 19 दफ़ा वही पानी इस्तेमाल होता रहता है। फिर उसको डाल देते हैं लेक में, समंदर में, फिर नया पानी इस्तेमाल करते हैं। सिंगापुर खास तौर पर उनसे बहुत सीख सकते हैं। पीने का पानी भी उनका रिसाइकिल होता है। चलिए सीख बहुत सकते ये हैं, बहुत भी बहुत सकते हैं। ग्रेट प्रोग्राम ये जो है, और आइंदा जो वाटर पॉलिसीज़ बन रही हैं उस पर भी हम आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।